आपने मैक्सिमम लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार इसमें कौन सा एरोस्पेस साइंस है, बहुत आसान सा काम तो है। तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो एरोस्पेस साइंस है वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो ऑब्वियसली एरोस्पेस साइंस एक डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन जो एरोस्पेस साइंटिस्ट होता है उसका क्या माइंडसेट होता है, क्या डिफरेंस होता है उसका नॉर्मल पीपल से। जैसे एक डिफेंस पर्सनल होता है तो उसके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, जैसे डिसिप्लिन होना, पंक्चुअल होना, अपने सीनियर्स का ऑर्डर फॉलो करना। सिमिलरली ऐसे कुछ कैपेबिलिटी होती है एक साइंटिस्ट में, लाइक रिस्क टेकिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स एंड सो ऑन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो माइंडसेट होता है जो एक नॉर्मल पीपल अपने ऊपर अप्लाई करके एक एरोस्पेस साइंटिस्ट के जैसा अप्रोच डेवलप कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है आस्किंग द राइट क्वेश्चन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने क्लास में एक टास्क दिया, अपने क्लास में लोगों को $5 डिस्ट्रीब्यूट किया और बोला कि तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है, इस पैसे का जो भी इस्तेमाल करना है करो, और अंत में तुम्हें जो ग्रुप मैक्सिमम पैसे अर्न करके लेके आएगा वो जीत जाएगा, और तुम्हें लास्ट में 3 मिनट का एक प्रेजेंटेशन देना है। तो एक ग्रुप ने क्या किया कि उस पैसे का इस्तेमाल किया कार वॉश में, और वहाँ से कुछ $50 to $60 रुपये अर्न किए। दूसरे ग्रुप ने क्या किया, एक होटल पे गए जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होटल था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ सीट्स रिजर्व करा ली हायर एग्जीक्यूटिव और रिच क्लास फैमिली के लिए, और उस सीट्स के बदले उन्हें कुछ रॉयल्टी या कमीशन मिला, तो करीब $200 to $300 उन्होंने अर्न किया। तो तीसरा ग्रुप था, उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, $5, 2 आवर, 3 मिनट प्रेजेंटेशन या ज़्यादा पैसे कमाना। तो उसने क्या किया कि जो 3 मिनट का प्रेजेंटेशन था उसको सेल कर दिया एक ऐसी कंपनी के साथ जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों को हायर करना चाहती थी, और उसके बदले में उन्होंने $700 अर्न किए। तो ऑथर कहते हैं कि आपको ना एक राइट क्वेश्चन करना आना चाहिए। ये एक पहली क्वालिटी है जो एक एरोस्पेस साइंटिस्ट को नॉर्मल लोगों से अलग करती है, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। किसी भी एक प्रॉब्लम को अगर हम हर एक एंगल से कंसीडर करेंगे और बड़ी पिक्चर पे फोकस करेंगे तब हम सही क्वेश्चन पूछ पाएंगे, तो हम ज़्यादा एप्रोप्रिएट सोल्यूशन भी खोज सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जैसे कोई एक अंधेरा कमरा है, तो जब भी कोई नॉर्मल पीपल उसके अंदर जाएगा तो वो डर जाएगा या उस कमरे से बाहर निकल भाग आएगा, क्योंकि उसे डर होगा कहीं इसके अंदर कोई मॉन्स्टर ना हो या कोई जहरीला जीव ना बैठा हो जो उसको चोट पहुंचा दे। लेकिन ऑथर कहते हैं अगर वहीं पे साइंटिस्ट उस कमरे के अंदर जाएगा तो उसका क्या माइंडसेट रहता है। उस कमरे के अंदर जाएगा वो तब तक उस कमरे में ढूंढता रहेगा जब तक उसकी कोई स्विच बोर्ड या कोई लाइट नहीं मिल जाएगी। उसका जो माइंडसेट होगा वो ये होगा कि कहीं हो सकता है कुछ मिस्टीरियस चीज़ इस कमरे में मिल जाए, या कोई ऐसा दरवाज़ा मिल जाए जो किसी दूसरे खजाने की ओर हमें लेके चली जाए। तो वो ज़्यादा क्यूरियस रहता है सिवाय डरने के। मैक्सिमम लोग क्या है कि जैसे कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो अपनी लकी चीज़ पहन के जाता है, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो कोई जीन्स या शर्ट हो गया। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि वहीं अगर साइंटिस्ट कोई काम करने जाता है जो उसका प्लान्ड नहीं होता, तो वो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा क्यूरियस होता है, ज़्यादा सीखना चाहता है उस चीज़ को लेके, रेदर देन डरने के बजाय। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिविटी। ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो सबसे पहले आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स को बंद करना पड़ेगा। क्रिएटिव बनने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए। पहला, आपको टाइम चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए। दूसरा, आपको अपने इमेजिनेशन पावर पे काम करना पड़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि आइंस्टीन जब अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे तो इमेजिन करते थे कि क्या होगा अगर मैं लाइट की स्पीड से भाग सकूं, लाइट मेरे पैरेलल रन कर रही हो, तब चीज़ें कैसी होंगी। इस इमेजिनेशन ने आइंस्टीन को मदद किया कि बहुत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत करेक्टली प्रेडिक्ट करने में। दूसरा एग्जांपल देते हैं निकोलस टेस्ला का, कि जब वो अपने अल्टरनेटिंग करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो वो उसका पूरा का पूरा मॉडल अपने दिमाग में ही बना लेते थे। इवन उसका वर्किंग मॉडल भी उसको चला के भी अपने दिमाग में ही इमेजिन कर लेते थे, और उसके एरर को इमेजिनेशन में ही फाउंड कर लेते थे। उनकी इमेजिनेशन पावर इस लेवल की थी। पहले सबसे ज़्यादा आपको अपने इमेजिनेशन पावर पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए ऑथर बोलते हैं कि आपको एक डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए। मीन्स आपको सोचना है विदाउट एनी लिमिटेशन, एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी लिमिट के आपको सोचना है। जैसे आइंस्टीन ने किया, ये अपनी जो भी फिजिकल लिमिट थी उसको ख़त्म कर दिया कि क्या होता अगर मैं लाइट की स्पीड से भाग सकता। दूसरा जो बताते हैं कि स्टॉप कन्फर्मिंग, मीन्स
कि जो किसी भी काम करने का जो भी एक तरीका बनाया गया है उससे बाहर सोचो कि नहीं, इस काम को तो इसी तरीके से किया जाता है, इसका यही रूटीन है, रिचुअल्स है या पॉलिसी है, सेटअप है, उसके बियॉन्ड आपको सोचना पड़ेगा। जैसे इलॉन मस्क ने किया, उनके पास $20 मिलियन थे, तो उन्होंने क्या, उनको अपना रॉकेट मार्स पे भेजना था। तो उन्होंने जब ये देखा कि इसके पार्ट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था बाहरी कंपनियों को, क्योंकि जितनी भी बाहर कंपनियाँ थी हर एक छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने के लिए उसको आउटसोर्स करती थी। वो कंपनी किसी दूसरे कंपनी को हायर करती थी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिससे हर एक कंपनी का अपना मार्जिन बढ़ता जाता और उस प्रोडक्ट को एक छोटे से छोटे पार्ट को भी बनाने में बहुत बड़ा खर्चा आ जाता। तो इलॉन मस्क ने डिसाइड किया कि नहीं, जितने भी ये छोटे छोटे प्रोडक्ट है हम इसको अपने खुद के गैराज के अंदर बनाएंगे। और उन्होंने जब ये कंक्लूड किया तो ये पाया कि रॉकेट का सिर्फ 2% पैसा ही उसके रॉ मटेरियल्स में लगता है। फोर्थ पॉइंट है टेस्ट रिगरसली। ऑथर बताते हैं कि जब भी एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाता है उसको एक बहुत लंबे ट्रेनिंग शेड्यूल से गुजरना पड़ता है, और वो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे वो जीरो ग्रेविटी में कई घंटे रहना हो। वो इसलिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, कहाँ पे जाके वो एस्ट्रोनॉट गलती करता है, किस स्टेज पे गलती करता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट की एक गलती पूरे स्पेसक्राफ्ट को डैमेज कर सकती है। सिमिलर भी ऑथर कहते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल पीपल है, उन्हें अपने जो बिलीफ सिस्टम है या जो कोई प्रोजेक्ट है, किसी ऐप पे कहीं भी काम कर रहे हैं, इतना रिगरसली प्रैक्टिस करना चाहिए कि उसका जो एक ब्रेकिंग पॉइंट है कि कहाँ पे जाके आपका जो बिलीव है वो गलत हो जाता है, इसको फाइंड आउट कर सकें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक कॉमेडियन थे जेरी सेनफील्ड। जब भी कोई नए जोक्स लिखते तो पहले उसको एक छोटे से कॉमेडी क्लब में क्रैक करते थे। अगर उस जोक्स पे लोगों का रिस्पांस अच्छा होता था तो उस जोक को अपने कैटलॉग में रखते और फिर बड़ी ऑडियंस में क्रैक करते थे। अगर वो उस जोक में लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहता तो उसको वो वहीं पे ड्रॉप कर दिया करते थे। ऑथर बताते हैं कि हमें जब भी कोई चीज़ प्रैक्टिस करनी है तो बहुत रिगरसली प्रैक्टिस करनी है, कंफर्ट जोन में रह के प्रैक्टिस नहीं करनी है, ताकि हम अपना ब्लाइंड स्पॉट फाइंड आउट कर सके। ऑथर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि अगर सपोज हमें कल इंटरव्यू देने जाना है तो उसकी प्रैक्टिस हम घर में कैसे करते हैं। एक कंफर्ट जोन में बैठ के, आइदर शीशे के सामने खड़े होके या अपने फैमिली वालों के साथ में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं अपने कंफर्ट जोन में। इवन हम एक शॉर्ट्स या टी शर्ट में बैठ के उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर उसी की जगह पे अगर हम वो यूनिफॉर्म पहने जो हम कल इंटरव्यू में पहनने वाले हैं तो शायद जो हमारा आउटकम्स है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो पहला पॉइंट था आस्किंग द राइट क्वेश्चन, मतलब अगर हम बड़े पिक्चर पे फोकस करेंगे तो सही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट था चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड अनसर्टेनिटी। अगर हम ज़्यादा क्यूरियस होकर अपने अनप्लान्ड चीज़ों को हैंडल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तीसरा था क्रिएटिविटी, जो हम एक अच्छे इमेजिनेशन से डेवलप कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट था टेस्ट रिगरसली, मतलब हम अच्छी प्रैक्टिस करके हम अपना एक ब्लाइंड स्पॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।